Yes, chapter money was going on, and we have already done the definitions of money, various definitions. Then we started the topic, this money supply. Definition was done. Money supply means total volume of money lying with the public of the country at a given point of time. Okay? Then it is a stock concept, and in the concept of money supply, only the money lying with the public that is studied, yeah, that is included, and money lying with the money producers, that is not to be considered, that is not considered. And who are the producers of money? Government of the country as well as banking system of the country. See, banking system includes central bank as well as all the commercial banks which are affiliated with that, which are registered with that central bank. ठीक है, तो पूरे को ही बोल देते हैं होल ऑफ दिस नेटवर्क इज नोन एज दिस बैंकिंग सिस्टम. ठीक है जी. उसके बाद हमने किया था two components of money supply are there. In that way, it is not given in the book, and I requested you to please note down carefully. Two components of money supply are, one is currency including paper notes and coins, फिर उसके one or two features, and then second is demand deposits. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स, सिंपल सेविंग अकाउंट्स जिसमें से वी कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम, वी कैन डिपॉजिट एट एनी टाइम, वी कैन विदड्रॉ एट एनी टाइम. ठीक है, उसके बाद देन वी स्टार्टेड दिस मनी सप्लाई के मेजर्स. Two measures were done. I am quickly recalling. First, four measures are there. First is M1. M1 includes this currency plus demand deposits plus other deposits. ठीक है, other deposits का मतलब वो deposits which belong to the foreign people, foreign governments, foreign institutions or World Bank or IMF, if they have got their account opened in the Indian banks and they are keeping money there, रिजर्व्स वहाँ रखते हैं, तो देन इट इज़ नोन एज अदर रिजर्व्स या अदर डिपॉजिट्स. बट दैट कंस्टिट्यूट्स ए वेरी निग्लिजिबल पार्ट. बहुत थोड़े से होते हैं तो वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. वो निग्लिजिबल मतलब वेरी लिटल. Then second measure was M2 measure. M2 measure is equal to M1 plus saving deposits with the post office saving bank. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का मतलब बैंक नहीं है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि एज वी पीपल कैन टेक वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डिपॉजिट एंड विथड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक्स, सिमिलर इन द सिमिलर मैनर वी कैन टेक हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो. वी कैन गेट अवर अकाउंट ओपन देयर, वहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, बट निकालने के लिए इधर वी हैव टू गो पर्सनली और वी कैन सेंड एनी ऑफ अवर मैसेंजर्स. एक स्लिप फिल करनी होती है, अगर वो स्लिप हम घर पे लाके उस पर मैसेंजर का नाम लिख लें कि इन प्लेस ऑफ मी, कि मैं जो डिपॉजिटर हूँ, इन प्लेस ऑफ मी आई एम सेंडिंग दिस पर्सन, और साइन कर देते हैं, तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो विदड्रॉ मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो हमारा अकाउंट है. बट ओनली डिफरेंस इज पोस्ट ऑफिस और बैंक वाले में, बैंक में वी गेट चेक फैसिलिटी, चेकबुक मिलती है, पोस्ट ऑफिस में चेकबुक नहीं मिलती, वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ द चेक्स. थ्रू चेक पेमेंट नहीं की जा सकती, थ्रू चेक बनी जो है वो नहीं निकाल सकते, पर्सनली जाके वी कैन विथड्रॉ. राइट, उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया था M2 मेयर. नाउ थर्ड वन इज, एज यू कैन सी, M3. ये सारी क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न ऑल्सो. M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. ठीक है, M1 लर्न करने में, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. अब इसमें M1 तो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स क्या होता है? एक तो हो गया बैंक. अब यहाँ पे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक. ठीक है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एक एक वर्ड को लेते हैं. टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है विच इज़ इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, एट होम वी स्पीक FD बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट. आपने घरों पे सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, FD शॉर्ट फॉर्म में वन अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, FD. तो टाइम डिपॉजिट्स मीन्स FD. एक फिक्स्ड टाइम के लिए, मान लो 5 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने भी टाइम के लिए करवाना है. जब हम एक फिक्स्ड टाइम के लिए अपने मनी को डिपॉजिट करवाते हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन नॉट विदड्रॉ. FD को ये नहीं कि आपने 5 ईयर्स के लिए FD करवाई है तो आप 2 ईयर्स के बाद जाके कहो कि हमें निकाल दो, इसमें से चेक काट के दे देते हैं. टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट हम लोग कोई चेक नहीं काट सकते, उसको विदड्रॉ भी नहीं कर सकते. ओनली एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जितने भी टाइम के लिए करवाई है, मेच्योरिटी का मतलब जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो तभी उसको हम विदड्रॉ कर सकते हैं, मेच्योरिटी पीरियड के बाद ही. तो ये जो हमारी FDs होती हैं, द सेम इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट्स. तो जो बैंक्स में हम करवाते हैं अपनी FDs या टाइम डिपॉजिट्स, वो. अब एक और वर्ड आया है नेट.
नेट वर्थ का मतलब है, नेट में इसका मीनिंग ये है कि जो बैंक्स का आपस का डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, मतलब जैसे हम लोग ऑर्डिनरी कस्टमर से जाके अपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लेते हैं, एफडीज करवाते हैं, या टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी बोल देते हैं. 3 वर्ड्स आर देयर, टर्म, TERM, टर्म डिपॉजिट, द सेम इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट, द सेम इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, वन एंड द सेम थिंग. तो जो आम लोगों की है उस पैसे को लेना है, उस दैट मनी इज टू बी कंसिडर्ड. बट अगर कोई बैंक, मान लो फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक की कोई ब्रांच है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कोई एफडी एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में वहाँ पे करवाई हुई है, ठीक है. तो ऐसे ही एसबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में कुछ और अपना कोई एफडी करवाई हुई है, मतलब इमेजिन. तो बैंकों का जो आपस का ट्रांजैक्शंस है, आपस का जो लेन देन है, वो वाले पैसे को नहीं लेना. मीन्स बैंकों के आपस के मनी के ट्रांजैक्शन को किसी भी फॉर्म में हो, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. ओनली नेट का मतलब उसको निकाल के, तो फिर बाकी क्या बचा, बाकी बचा जो आम पब्लिक की एफडीज है, सिर्फ उसको कंसिडर करना है. जो बैंक्स का आपस में लेन देन है, टर्म डिपॉजिट्स का, एफडीज का, जो भी अगर आपस में करते हैं, एक दूसरे के बैंक में करवाते हैं, उनको कंसिडर नहीं करना. दैट इज वाई नेट टर्म हैज बीन यूज्ड. ठीक है, कोई बात नहीं, इतना डिटेल में आपने नहीं जाना. दिस आई एम टेलिंग ओनली टू मेक यू द थिंग क्लियर कि नेट वर्ड का क्या मतलब है. तो नेट टाइम डिपॉजिट्स या नेट टर्म डिपॉजिट्स या नेट फिक्स डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ऑफ द कंट्री, ये जितना भी मनी है प्लस जो M1 के अंदर जो भी टर्म्स आ जाते हैं, करेंसी प्लस अदर डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट, तो तीनों को, दोनों को मिला दे तो देन वी गेट द टर्म M3, थर्ड मेजर. इसको बोलते हैं थर्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई. राइट नाउ नेक्स्ट है फोर्थ मेजर, M4. और एक और आपने यहाँ पे टिक लगा लो. M3 को येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड, M3 इज ऑल्सो नोन एज, ये नीचे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वही है कि रेपिटेशन ही है इसमें है. M3 मेयर का एक और नाम है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, नहीं लिखना है ऑफ द कंट्री, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री. ठीक है जी, ये इसका दूसरा नाम है. नाउ कमिंग टू M4. तो M4 क्या होता है, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ये PO है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSCs. अब इसका मीनिंग क्या है, M3 का तो ऑलरेडी यही, इसकी जगह फिल करना हो तो यही है M1 प्लस ये नेट टाइम डिपॉजिट, सेम वैल्यू M3 के ऊपर की है, बचिए ये. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मीन्स जितने भी लोगों के पोस्ट ऑफिस में जिनके भी अकाउंट हैं, खाते हैं, वहाँ पर जितने भी पैसे जमा करवाए हुए हैं सब लोगों के, पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में पड़े हुए होल ऑफ द मनी, सब पैसे वो, प्लस M3 का सारा अमाउंट, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग NSC. NSC होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ठीक है, जो NSCs होते हैं ये एक तरह की सेविंग स्कीम होती है, स्पेशल सेविंग स्कीम होती है. आपने घर पे सुना होगा शायद, एक टैक्स को बचाने के लिए, मतलब अपनी टैक्स का जो अमाउंट होता है उसमें थोड़ी सी अगर हम एग्जम्पशन पाना चाहते हैं तो एक लिमिट होती है कि हम उतने कुछ पैसे हम अपने NSCs में भी जमा करवा सकते हैं. तो इसका तकरीबन 6.5 या 5.5 साल, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, तकरीबन 5.5 या 6.5 साल के लिए होती है. और एक 6 to 7% के बीच में, 5 to 7% के बीच में इसका इंटरेस्ट होता है. तो वो जो अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट की करवाते हैं तो हमें थोड़ा सा टैक्स में राहत मिल जाती है, टैक्स में थोड़ा yes. Am I audible with it? Please let me know which में there was some connection problem. You can raise hand or you can tell me, am I audible? I hope so. चलिए, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट NSC. तो जो NSC में लोगों ने अपनी सेविंग की हुई है, अपने डिपॉजिट करवाए हुए हैं, दैट मनी इज़ नॉट टू बी यूज्ड, उसको नहीं कंसिडर करना, मतलब उसको एक तरफ रख के वो पैसों को निकाल के रेस्ट बाकी जितना भी है, टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, टोटल जितने भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक्स में लोगों का मनी पड़ा हुआ है, दैट मनी उसको इंक्लूड करना है, प्लस जो M3 के अंदर आता है, जो ऊपर किया हमने अपर इक्वेशन में, वो सारा कुछ कहलाता है, दोनों को ऐड कर दे, देन वी गेट द टर्म दिस विच मेयर M4 मेयर ऑफ मनी सप्लाई. ठीक है,
इनकी फर्दर डिटेल्स आर नॉट, दे विल नॉट बी आस्क्ड। एक थोड़ा सा आप श्योर हो जाओ, आगे फर्दर डिटेल नहीं आपको आएगी कि बताइए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी क्या है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वोंट बी देयर। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में बता रही हूँ, अदरवाइज आपने सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। तो M4 तक टोटल मेजर्स है। अब नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स मेजर्स, या डिफाइन मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, या ओनली राइट अबाउट द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, या 4 भी नहीं लिखा होगा, राइट अबाउट द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, दिस वे। तो आपने बस इक्वेशन लिख के M1 इज इक्वल टू सो एंड सो, M2 सो एंड सो, दिस वे आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये रेपिटेशन ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सिर्फ इतना ही है कि जो M1 लेयर है, M1 लेयर दैट इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड। अब मोस्ट लिक्विड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा हम इजीली किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी के कौन से मेयर से हम सबसे आसान तरीके से ट्रांजैक्शन अपनी कर सकते हैं। तो आसान तरीका कौन सा है हमारे पास? करेंसी। तो हमारे पास करेंसी मतलब कैश पैसे हो तो हम आराम से जाके वी कैन गो टू मार्केट, वी कैन बाय एनीथिंग ऑफ अवर चॉइस, कोई हमें मना नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं है। मीन्स हमारे पास कैश पैसे हो, करेंसी हो, पैसे हो तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। दैट मीन्स द मोस्ट लिक्विड पार्ट, आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट कैश मनी और हम आराम से चीज़ खरीद सकते हैं। लिक्विडिटी मतलब द ईज मतलब कंफर्ट लेवल जिसमें हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो ट्रांजैक्शन का मोड है, लिक्विड एसेट है, दैट इज M1 फर्स्ट है। और जो लीस्ट है जिसमें सबसे कम डिसकम्फर्ट लेवल रहता है हमें, दैट इज दिस M4। वो क्यों है? क्योंकि उसके बीच में M3 आ गया। M3 के बीच में क्या है? टाइम डिपॉजिट्स हैं। मतलब हम, आप सोचो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, आप अपनी FD का सर्टिफिकेट बैग में लेके, पॉकेट में लेके आप मार्केट चले जाओ और आप शॉपकीपर को कहो कि मुझे ये सामान चाहिए, अब मेरी FD रख लो। अगला थोड़ी FD रखेगा, वो कहेगा कि FD भी जब आपकी खुलेगी तब आप मुझे कैश पैसे देना, चीज़ भी तभी लेके जाना, मैं आपकी FD को नहीं रखूँगा, क्योंकि वो कैश फॉर्म में नहीं है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो मेच्योर होके वो पैसे हमें मिलेंगे। तो कोई उस FD को नहीं रखता। अगला आपको सिर्फ ये कहेगा कि भी इसको खुलवाना है, तुड़वाना है, जो भी है, मुझे आप कैश पैसे ला के दो, मैं ये कोई सामान नहीं रखूँगा आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका मतलब उस M4 मेयर के अंदर जो M3 आ गया और ये दूसरा पोस्ट ऑफिस वाला जो भी आ गया, तो वो हमारे पास एक तरह से एकदम इंस्टेंटली कैश पैसा नहीं होता है, तो फिर हम आराम से चीज़ भी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये हमारे लिए लीस्ट लिक्विड है कि हमें कंफर्टेबली वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू बाय एनीथिंग। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम अपनी FD को ब्रेक करवा लें टाइम से पहले ही, अगर हम उसको खुलवा लेते हैं तो फिर हमें नुकसान ये होगा कि हमें जो FD के ऊपर इंटरेस्ट मिलना होता है वो नहीं मिलेगा, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम से पहले खुलवा भी नहीं सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस करके ही कहा जाता है कि जो M1 मेयर है वो सबसे इजी है, मोस्ट लिक्विड है, और M4 जो है वो सबसे डिफिकल्ट है। मीन्स उसकी हेल्प से हम क्विकली ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। और उसके बाद सेकेंड है कि जो M3 मेयर है, उसको ये पहले बता दिया, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स भी बोलते हैं, मतलब ये रेपुटेशन ही है। और जो M1 एंड M2 है ये नैरो मनी है, एंड M3 एंड M4 दे आर ब्रॉड मनी। नैरो मनी का मतलब कि ये इसमें वी कैन से एक, जैसे बोलते हैं ना, एक व्हाट कैन वी से, उसके अंदर आने वाली चीज़ें, अंडर द नेट ऑफ दैट डेफिनेशन ऑफ M1 एंड M2 कम चीज़ें आती हैं। कम चीज़ों में मतलब जैसे M1 में आ गया करेंसी, अदर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, अकाउंट में पड़े हुए पैसे प्लस हमारे पास कैश पैसे। और M2 में आ गया M1 वाले मेयर्स प्लस दूसरा क्या था? सेविंग डिपॉजिट्स, हमारे पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो है। मतलब ये एक छोटे दायरे के अंदर आ जाता है ना। भाई ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा, जाके विड्रॉ करना पड़ेगा तो हमें मनी मिल जाएगा। तो मीन्स एक लिमिटेड दायरे के अंदर ये चीज़ें आती हैं दोनों M1 एंड M2। इस करके इसको बोला जाता है नैरो, कि सिर्फ कैश से रिलेटेड ज़्यादा है। और जो दूसरे हैं थर्ड एंड फोर्थ मेयर, उसमें आ जाता है टाइम डिपॉजिट भी बीच में आ जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में किसी भी तरह की सेविंग कोई करवाई हुई है, कोई एक फिक्स्ड टाइम के लिए कुछ भी है, वो एक वाइडर पार्ट को कवर करती है। मतलब ये नहीं कि हम जब चाहे निकलवा लें, वो वाला नहीं। एक लंबे टाइम के लिए हम जब भी हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या कुछ अपने सेविंग पर्टिकुलर सोच के करवाते हैं, तो एक लॉन्ग टाइम के लिए करवाते हैं, तो वो पैसे को निकालना इतना ईजी नहीं होता। तो इस करके M3 एंड M4 एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं और M1 एंड M2 एक नैरो एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं।
अदरवाइज नैरो और ब्रॉड का मतलब वो नहीं कि कोई छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, उस एंगल से नहीं, मतलब एक टाइम पीरियड को कंसिडर करते हुए, कैश की लिक्विडिटी को कंसिडर करते हुए, उस एंगल से फर्स्ट टू जो है दे आर नैरो मेयर्स और लास्ट टू जो है दे आर ब्रॉडर मेयर्स, ठीक है। बट एनी हाउ ये सिर्फ आप इसके ऊपर लिख सकते हो ओनली रीडिंग, ठीक है, ओनली रीड भी कर लोगे दैट इज इनफ। जो आपका मेन लर्न करने वाला पार्ट है वो मनी सप्लाई का मीनिंग, उसके फीचर्स, इट्स कंपोनेंट्स एंड फोर मेयर्स की जो चारों की इक्वेशंस है, दिस मच वी हैव टू लर्न एज पर द जो अभी जो सिलेबस आया था पहले 21 के बिगनिंग में। बेटे यू कैन लिसन टू द वीडियो लेटर ऑन, ठीक है, वीडियो से देख लेना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिपीट द एक्सप्लेनेशन, फिर भी मैं जल्दी से बता देती हूँ। नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स का मतलब है बैंकों के पास जो लोगों की एफडीज होती हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स, तीन नाम है, अलग अलग बुक्स में कोई कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी आम बोलचाल में हम एफडी बोल देते हैं, या टाइम डिपॉजिट। तो जो पैसे हम बैंकों में एफडी करवाते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, वो हम दूसरे तीसरे दिन जाके निकाल नहीं सकते हैं। तो चाहे एफडी आप 2 साल के लिए करवा लो या 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर, जितना भी आपको दिल करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो बट वो जितने भी टाइम के लिए आपने एफडी करवाई है उस टाइम के पूरा होने से पहले आप उस पैसे को विथड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते, उसको उसका कोई एटीएम कार्ड नहीं होता है, उसके अगेंस्ट कोई हमें चेक बुक नहीं मिलती है कि जब चाहे पैसे निकाल लें हम, मतलब वो एक दे के ऐसे समझो कि हमें भूलना पड़ता है उतने सालों के लिए, उससे पहले हम विड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो ये मतलब होता है। नेटवर्क का मतलब कि जो बैंकों की आपस में उन्होंने कोई टाइम डिपॉजिट करवाए हुए, एक बैंक में, दूसरे बैंक में, दूसरे ने किसी थर्ड बैंक में या पहले बैंक में, जो बैंकों की आपस की एक दूसरे के साथ वो एफडीज करते हैं, दैट मनी इज टू बी एक्सक्लूडेड, उसको नहीं काउंट में लेके आना है, उसको नहीं गिनती में लाना है, सिर्फ जो आम पब्लिक की एफडीज है उनको कंसिडर करना है, बस इसका ये मतलब है, ठीक है जी। सो विद दिस अवर चैप्टर दिस मनी इज कमिंग टू एन एंड। आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट, आगे वैल्यूज दी हुई है, ऐसे एग्जांपल आपको नहीं आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ये ऐसा वैल्यूज दे के हमें कि इसको कैलकुलेट करो, इसका एडिशन बताओ, ऐसा नहीं आएगा। सो यू कैन क्रॉस दिस पार्ट, आपको सिर्फ डेफिनेशंस आएंगी या एक्सप्लेनेशन आएगी, ये नहीं आएगा। सो विद दिस लेसन हैज़ कम टू एन एंड। उसके बाद ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस, नॉलेज से यू कैन प्लीज टेक आउट पेज नंबर 5.17। एक उसमें लास्ट में हेडिंग इज गिवन मॉनिटरी सिस्टम इन इंडिया, इसके ऊपर प्लीज राइट डाउन ओनली रीडिंग। ये सिलेबस में नहीं है, एज सच फॉर्मली नहीं आता है, बट हमें बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम चैप्टर जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें और कुछ नहीं बताया, बाद में डिटेल में यू कैन रीड, अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे कंट्री में जो ये मॉनिटरी सिस्टम है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, और हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई इज द मेन अथॉरिटी, गवर्नमेंट भी है बट आरबीआई मेन है। अब क्या होता है, जो हमारा 1 रुपये का कॉइन है, पहले तो 1 रुपये के नोट भी होते थे, अगर आपने कभी देखा हो, पेपर वाला नोट भी होता था, बट आजकल कॉइन ही आते हैं। तो 1 रुपये तक की डिनोमिनेशन के जो कॉइन्स हैं दे आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपये की वैल्यू का नोट हो, चाहे ये गवर्नमेंट की विश होती है, नोट हो या कॉइन हो, अभी कॉइन चल रहे हैं बट अदरवाइज नोट भी हो सकते हैं। तो 1 रुपये तक के अमाउंट की डिनोमिनेशन वाले जो करेंसी है, नोट या कॉइन है, दे आर इशूड, मतलब वो कौन हमें बना के प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और 1 रुपये से ज़्यादा, तो 1 रुपये से ज़्यादा क्या हो गया, 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ का पहले नोट भी होता था, अगर कहीं देखा हो आपने, बट मतलब ये डिसीजन चेंज होता रहता है, आजकल तो 2 रुपये के भी कॉइन्स ही हैं। तो 2 रुपीज़ का नोट या कॉइन या उससे ज़्यादा, मतलब 2 रुपीज़ की या उससे ज़्यादा वैल्यू वाली जो भी करेंसी है दैट इज़ इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। ये हमारे कंट्री का सिस्टम है, ठीक। और हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इन इंडिया दैट इज़ फॉलोड। पेपर करेंसी मतलब हमारी जो वी कैन से मेजोरिटी ऑफ आवर करेंसी है, लार्जर पार्ट ऑफ आवर करेंसी, कॉइन्स की जो क्वांटिटी है दैट इज़ वेरी लेस, पूरे अगर कंट्री को देखें, इकोनॉमी को, तो कॉइन्स का परसेंटेज इज़ वेरी लेस। बाकी हमारा पेपर करेंसी वाला ही सिस्टम चलता है। और पेपर करेंसी में भी फिर क्या करना पड़ता है, लास्ट पॉइंट प्लीज मार्क,
India follows minimum reserve system for note issued, and under this RBI has to keep a minimum reserve of gold and foreign exchange up to 200 rupees crore. On the basis RBI can issue any number of notes. मतलब ये simple words में minimum reserve system, इसको अंडरलाइन कर लेना है. हमारे कंट्री में मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज फॉलोड. इसका मतलब क्या होता है कि हर टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय आरबीआई मस्ट हैव एट लीस्ट एसेट्स वर्थ ₹200 करोड़. हर समय, जैसे मैं कहूँ कि आपने हर समय अपने पास मान लो 200 रुपीज़ हर समय रखने ही रखने हैं. उसके ज़्यादा जो मर्जी होता रहे ना होता रहे, जो मर्जी हो, बट 200 रुपीज़ का रिजर्व आपने हमेशा अपने पास रखना ही रखना है. अगर ऐसे बोलें तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि आरबीआई ने एवरी टाइम 200 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज़, इतनी वैल्यू के बराबर का एसेट रखनी है. अब वो एसेट क्या हो सकते हैं? वो एसेट गोल्ड में हो सकते हैं. गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल जो वर्ल्ड में मानी जाती है इस समय. गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, या वो क्या हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकती है, अमेरिकन डॉलर या कुछ वर्ल्ड की किसी भी करेंसी का जो खास चलती हो, प्रोमिनेंट हो. अब वो प्रोमिनेंट तो है, फिर अमेरिकन डॉलर सबसे ज़्यादा चलता है ना. अब ये नहीं कहना कि कोई अफ्रीकन कंट्री है तो उसकी मतलब अननोन सी करेंसी उसकी फॉर्म में रखें, ऐसा नहीं. जो पॉपुलर है, जो चल रही है, जो सभी जिसको मानते हैं, उसमें डील करना लाइक करते हैं. डॉलर को सभी कंट्रीज मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. तो जो पॉपुलर, जो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की करेंसी है, किसी भी कंट्री की हो सकती है, कोई भी फॉरेन कंट्री की, उस करेंसी में हो सकता है, या गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, या उसके पास क्या हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज. मतलब फॉरेन एक्सचेंज वही मैंने जो बताया, कोई अमेरिकन डॉलर या इंग्लैंड के पाउंड हो सकते हैं, या किसी भी कंट्री का हो सकता है जो खास मेन जिनकी चलती है, ऐसे किसी भी फॉर्म में. तो इस तरह के कुल मिला के जो इंडियन रुपीज़ में उसकी वैल्यू है वो 200 करोड़ रुपीज़ के बराबर होनी चाहिए. इतने एसेट्स आर ऑलवेज टू बी मेंटेन्ड बाय द आरबीआई एवरी टाइम. अब उसको बोल दिया जाता है मिनिमम रिजर्व पे, इतना मिनिमम है. अब उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना. मिनिमम का मतलब इतना मिनिमम है. मोर देन दिस एनी अमाउंट कैन, ज़्यादा जितने मर्जी रिजर्व रखें, ज़्यादा रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रादर दैट इज़ ए गुड थिंग. तो उसके बाद फिर उतना रिजर्व रखने के बाद ही जो आरबीआई है वो किसी भी वैल्यू तक अपनी इंडियन जो रुपए है, करेंसी है, उसको इशू कर सकता है. जब हम कहते हैं ना कि रुपए छापने हैं, है ना, तो आरबीआई का मतलब ये नहीं कि छापने हैं तो भाई जब दिल किया मशीन चला ली, ऐसा नहीं. आरबीआई को ये भी देखना पड़ता है कि हम अगली करेंसी अगर इशू कर रहे हैं तो उसके मतलब प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके पहले अपने रिजर्व्स को भी कंसिडर करना पड़ता है. रिजर्व्स को ध्यान में रखते हुए ही करेंसी की एक्सपेंशन की जा सकती है. बस ये है, ये आपने याद नहीं करना, बस एक बार सिर्फ एक सिंपली 1 और 2 रीडिंग्स आप कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ. पेपर में नहीं आता है सच, बट आई वॉन्ट यू टू नो, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए. सो विद दिस लेसन हैज़ कम टू एन एंड. नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेम ही चल रहा है. यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग. तो उसमें ये 2 चैप्टर्स हैं. एक हो गया चैप्टर 5, प्लीज़ कंसिडर दिस थिंग. पूरे मैंने आप लोग जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, पूरा पूरा लेसन नहीं करवाया. जो डिलीटेड है, पहले भी सिलेबस में नहीं था, वो नहीं कराया. ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी, वो सारा कुछ हमने नहीं किया फालतू वाला. सिर्फ वो पार्ट किया है जो सिलेबस में है. तो ये आपने जब आप याद करोगे तो बी केयरफुल. ठीक. अच्छा, एंड प्लीज लिसन, प्लीज आस्क लेटर ऑन कि मैम इसमें से क्या, सम स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट, लेटर ऑन दे आस्क कि मैम इस लेसन में से क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस थिंग अगेन. लिसन टू द लेक्चर केयरफुली. जो चीज़ जहाँ पे कहा जाता है कि इसको रीड करना है, इसको याद करना है, इसको डिलीट करना है, इसको क्रॉस करना है, यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली. लेटर ऑन हाउ कैन टीचर टेल, हर समय हर चीज़ थोड़ी याद रहती है. अभी तो जो करंट चल रहा होता है तो रीड केयरफुली और उसको हम बता देते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट एवरी टाइम ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. नाउ प्लीज़ कम टू नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, बैंकिंग. अब बुक में, बुक्स क्योंकि पहले के प्रिंटेड हैं, तो बुक में लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक. आज से कई साल पहले, मैनी ईयर्स बैक, ये कमर्शियल बैंक भी सिलेबस में था, बट राइट नाउ अब ये कमर्शियल बैंक सिलेबस में नहीं है. राइट. तो अब इसमें से हमने कहाँ से करना है, वी हैव टू स्टार्ट ओनली विद दिस सेंट्रल बैंक. यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. सो यू प्लीज़ टेक आउट दैट पेज, यहाँ से सेंट्रल बैंक का स्टार्ट होता है. इन माई बुक इट इज़ पेज नंबर 6.6.
Now from this we have to do. Now from this chapter we have to cover only this much part. Central बैंक, its definition and its functions. ठीक है, ये करके प्लीज आप टिक लगा लो साथ में, चाहे पहले फंक्शंस करने हैं. सेंट्रल बैंक 6.4 हेडिंग, 6.5 फंक्शंस. उसके बाद फंक्शंस के ही आगे कॉन्टिन्यूएशन में है, पेज नंबर 6.8 के ऊपर है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. ये पूरा टिल एंड. ठीक है जी, सीधे वर्ड्स में सेंट्रल बैंक ऑनवर्ड जितने भी पेजेस हैं वो सारे करने हैं. तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ठीक. अच्छा, अब है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है. सेंट्रल बैंक मीन्स द एपेक्स बैंक. वन वर्ड इज रिटन हियर, एपेक्स बैंक. एपेक्स होता है हाईएस्ट पॉसिबल. ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल. जैसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी इन अवर कंट्री, उनके ऊपर और कोई नहीं है. तो ऐसे ही बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा बैंक है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एपेक्स बैंक. और वो कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल बैंक. ठीक है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक. तो अब क्या होता है ये सेंट्रल बैंक? is that apex body that controls, you can underline, controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. मतलब ऐसी अथॉरिटी जो ये 3-4 काम करती है, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, काम को कैसे करना है ये सब बताती है, रेगुलेट करती है, बिकॉज इसके साथ और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स एसोसिएटेड होते हैं, उसको रेगुलेट करना, सिस्टम को, मतलब किसी सिस्टम को A to Z 100% उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, उसको वर्किंग कंडीशन में रखना. एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर. डायरेक्ट का मतलब जैसे मूवीज होती है ना, मूवी का डायरेक्टर होता है, वो एक्टर्स को आगे बताता है कि आप ये ऐसे एक्टिंग करो, आप ऐसे एक्टिंग करो. तो वो कर्टेन के पीछे रहता है, बिहाइंड द कर्टेन होता है, बट वो डायरेक्ट करता है. तो सेम वे कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनको डायरेक्शन देना कि आपने ऐसे काम करना है, आपने ऐसे काम करना है, ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है. एवरीथिंग दैट इज टोल्ड बाय द आरबीआई, बाय द सेंट्रल बैंक. ठीक है, अब बार बार आरबीआई हम इस करके बोल देते हैं कि हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो हम बोल देते हैं, दोनों को नाम एक ही बोल देते हैं, सेंट्रल बैंक या आरबीआई. बट अदरवाइज एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दे हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक. अमेरिका का भी है, इंग्लैंड का भी है, जापान का भी है, चाइना का भी है, पाकिस्तान का भी है. हर एक कंट्री कोई भी है, चाहे पुअर चाहे रिच, कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है. और जो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है, इट्स नेम इज आरबीआई. ये आपने याद रखना है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है कि ये फंक्शंस क्या करता है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. तो फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू. ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है नोट इशूइंग फंक्शन. बाद में आप लिख लेना नोट इशूइंग फंक्शन या करेंसी इशूइंग फंक्शन, वन एंड द सेम थिंग. तो अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे कंट्री में जो सोल अथॉरिटी है, सोल मतलब सिंगल हैंडेडली, इसके अलावा मीन्स आरबीआई या सेंट्रल बैंक के अलावा जो हमारे आसपास कमर्शियल बैंक्स हैं, दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी. हमारे मान लो आपके घर के पास एक्सिस बैंक है या HDFC बैंक है या कोई और बैंक है, वो नहीं करेंसी इशू कर सकते, वो नहीं नए नोट छाप के हमें दे सकते. नोट प्रिंट करने का काम, इशू करने का काम, आम बोलचाल में हम नोट छापना बोल देते हैं, बट फॉर्मली अगर बोले तो दैट इज कॉल्ड करेंसी को इशू करना. इशू करने का मतलब लेके आना. तो दैट नोट इशूइंग जो फंक्शन है दैट इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक, उसी का काम है. और वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोट इशू करते हैं, जैसे अभी पहले बताया, कीपिंग इन व्यू द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पर मेन बातें हमारे आरबीआई से रिलेटेड ही हो जाएगी अपने कंट्री के रिगार्ड से. तो मिनिमम रिजर्व को कीपिंग इन व्यू करेंसी को इशू किया जाता है. ठीक है. अब सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि इसने अपने पास एक बीच में लाइन दी हुई, इट हैज़ टू central bank is obliged to back the currency with assets of equal value to enhance the public confidence in paper currency. ये लाइन डिफिकल्ट लगती है, कोई बात नहीं, यू कैन स्किप. आप सिंपली भी लिख सकते हो कि आरबीआई ने, इसका सीधा सीधा लिखना है कि आरबीआई ने अपने पास हमेशा कुछ रिजर्व फॉर्म में एसेट रखने होते हैं. वो रिजर्व चाहे तो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे वो फॉरेन जो सिक्योरिटीज़ है उसकी फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड बुलियन, गोल्ड
जैसे होते हैं ना गोल्ड के बिस्किट है या गोल्ड के कोई ज़रूरी नहीं कोई ज्वेलरी हो, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड बुलियन का मतलब मेटल, गोल्ड की मेटल, उसका शेप कोई भी हो सकती है, उसका आकार कोई भी हो सकता है, ब्रिक की फॉर्म में हो, बिस्किट की फॉर्म में हो, वैसे ही कुछ कोई किसी भी राउंड फॉर्म में हो, कुछ भी मेटल होनी चाहिए गोल्ड की। तो ऐसा आरबीआई ने हर टाइम अपने पास रिजर्व रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ताकि लोगों का फेथ बना रहे, लोगों को लगे कि हाँ हमारा जो करेंसी है वो किसी समय मतलब विदर नहीं करेगी। विदर का मतलब ट्रैप नहीं होगी, नीचे नहीं आ जाएगी, इसकी अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। तो आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, आपने सिंपली कहना है कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक मेंटेन सम मिनिमम रिजर्व और उसके बदले में ये इशू करता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? अगर इशू करता है तो एडवांटेज ये है कि सोल अथॉरिटी होने के करके एक तो सारे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है ना। पूरे कंट्री में आप देखो, अगर 10-15 बैंकों को कह दिया जाए कि आप भी नोट छाप दो, आप भी नोट छाप दो, तो फिर वहाँ पे वेरिएशन होगी, कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेके, छोटी बात को लेके, छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिंगल अथॉरिटी होने के करके आरबीआई के पास पूरा कंट्रोल रहता है। जब इसको लगता है एज पर द सिचुएशन की देयर इज नीड टू इशू न्यू करेंसी, तो ये इशू करते हैं। जब इनको लगता है कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है अभी न्यू करेंसी पब्लिश करने की, तो ये नहीं पब्लिश करते। तो मतलब एक सिंगल अथॉरिटी होने के करके एक तो मोनोपली है। मोनोपली आपको याद होगा 11th में हमें क्या, मोनोपली मतलब सिंगल कंट्रोल होता है, तो अपने एक फैसिलिटी रहती है, अपने एक ईजी रहता है मैनेज करना। जब भी सिंगल अथॉरिटी है तो आरबीआई हैज़ दिस फैसिलिटी टू मैनेज द थिंग्स इन इट्स ओन वे। सेकेंडली, जो आम लोग होते हैं, पब्लिक ऑफ द कंट्री, दे ऑल्सो हैव फेथ इन द आरबीआई, इन द सेंट्रल बैंक। पीपल हैव फेथ, लोगों को लगता है कि देयर इज़ यूनिफॉर्म अथॉरिटी, कि हमारे कंट्री में एक ऐसा सिस्टम है जो सब चीज़ों को मैनेज कर लेगा। एक लोगों का, जो आम लोगों का फेथ बना होता है सिस्टम के अंदर, दैट कीप्स गोइंग ऑन। सेकेंडली, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं, वी कैन से, जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए भी इट इज़ ईजी टू चेक द सिंगल अथॉरिटी, कंट्रोल करना, उसको चेक रखना। अदरवाइज जो सेंट्रल बैंक होता है दैट इज़ ए सेपरेट अथॉरिटी, जैसे इलेक्शन कमीशन है सेपरेट अथॉरिटी है, या जुडिशरी है सेपरेट है, नो डाउट इट इज़ ऑल्सो सेपरेट, इसका गवर्नमेंट के साथ फॉर्मली कोई लेना देना नहीं है। बट इवन देन, ऐसा भी नहीं कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक इट कैन गो बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के अगेंस्ट जाके कुछ काम करे, ऐसे भी नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को भी ईजी रहता है टू कंट्रोल, टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई, ठीक है, एक सिंगल अथॉरिटी होने के करके। एंड फेथ ऑफ द पीपल, एज आई सेड, फेथ ऑफ द पीपल दैट इज ऑल्सो मेंटेन। फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन रहती है कि एक सिंगल अथॉरिटी है, तो एज पर द नीड ऑफ द टाइम, ये हम एक आगे भी चैप्टर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज का, कि जब भी आरबीआई को लगता है कि और करेंसी हमें बढ़ानी चाहिए या इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करना चाहिए, तो उस तरीके से भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ये इसका है। बाकी इसका जो स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्टेबल रखना, कि अपनी इंडियन करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यू को मेंटेन करके रखना। जैसे हम कहते हैं ना, $1 मान लो 80 रुपीज़ का मान लो, तो 80 रुपीज़ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं। बट ये नहीं कि एक जो अमेरिकन डॉलर है उसके लिए 200 इंडियन रुपीज़ देने पड़े, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब हमारी वैल्यू कम होगी, हमारे रुपए की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से अपने रुपए की वैल्यू को मेंटेन करके रखना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजन विद द फॉरेन करेंसी। तो ये सारा काम भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। तो ये इसके फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन अभी हमने किया, ये दिस करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू या नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, राइट? So today we complete only this. Now time is very less. Let me stop the recording now.